आज हम हिंदुस्तान के सबसे दिलकश इंसानों में से एक की कहानी में उतर रहे हैं। एक ऐसे शख्स की दास्तान जो पंजाब के गांव की मिट्टी की खुशबू लेकर निकला और माया नगरी के आसमान पर सूरज की तरह चमका। हाँ, हमारे हाथ में उनकी जीवनी धर्मेंद्र नॉट जस्ट अ हीमैन है और कुछ और भी स्रोत है। आज हम धर्म सिंह दियोल यानी हम सबके प्यारे गरम धर्मेंद्र जी के सफर को समझने की कोशिश करेंगे। और ये सफर सिर्फ एक एक्टर के सुपरस्टार बनने का नहीं है, ये एक सीधे साधे जमीन से जुड़े इंसान की कहानी है जिसने अपने सपनों को तो जिया पर अपनी जड़ों को कभी नहीं भूला। बिल्कुल, ये कहानी उस ही मैन की है जिसके अंदर एक बेहद संवेदनशील कवि भी रहता था और उस बेहतरीन कलाकार की है जिसे शायद वो पहचान कभी नहीं मिली जिसका वो हकदार था। तो चलिए कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से धर्म जी आए थे। पंजाब का एक गांव, एक साधारण परिवार। उनके पिता तो स्कूल में हेडमास्टर थे, चाहते थे कि बेटा प्रोफेसर बने। तो फिर ये एक्टर बनने का सपना कहां से जागा? ये सपना जागा था एक सिनेमा हॉल के अंधेरे में। अच्छा, किस्सा बड़ा दिलचस्प है। अच्छा। करीब 12-13 साल की उम्र में वो अपने चाचा के जोर देने पर एक शादी में गए। उन्हें लालच दिया गया था कि लुधियाना चलेंगे तो फिल्म दिखाएंगे। बच्चों को ऐसे ही लालच देते हैं। बिल्कुल। तो मिनर्वा टॉकीज में लगी थी दिलीप कुमार साहब की शहीद। बस उस एक फिल्म ने उस लड़के की जिंदगी बदल दी। एक फिल्म ने? हाँ, जीवनी में लिखा है कि वो पर्दे पर दिलीप कुमार को नहीं बल्कि खुद को देख रहे थे। घर आकर वो छिप छिप कर शहीद के सीन दोहराने लगे। वो सपना आंखों में ऐसा बसा कि फिर नींद ही नहीं आई। तो एक फिल्म ने जिंदगी का मकसद तय कर दिया। लेकिन पंजाब के गांव से बंबई का सफर, ये तो बहुत बड़ा कदम रहा होगा। उस वक्त उनके पास था क्या सिवाय एक सपने के? सपने के सिवा कुछ भी नहीं था। फिर उन्होंने फिल्म फेयर मैगजीन में एक टैलेंट कॉन्टेस्ट का विज्ञापन देखा। अच्छा, वो नए चेहरों की तलाश वाला। हाँ, वही। जैसे तैसे कुछ तस्वीरें खिंचवाई, फॉर्म भरा और भेज दिया। और किस्मत देखिए, वो जीत भी गए। अरे वाह! और जज कौन थे? बिमल रॉय और गुरुदत्त जैसे दिग्गज। तो उन्हें लगा होगा कि बस अब तो बंबई में रेड कार्पेट बिछा होगा। यही लगा था, लेकिन बॉम्बे किसी के लिए रेड कार्पेट नहीं बिछाती है ना। बिल्कुल नहीं। कॉन्टेस्ट जीतने के बावजूद उन्हें लगभग 2 साल तक कोई काम नहीं मिला। वो वर्सोवा में एक गैराज के ऊपर बने छोटे से कमरे में रहते थे। कई दिन भूखे पेट गुजारे। 2 साल? हाँ, एक वक्त तो ऐसा आया कि उनका धीरज जवाब दे गया। उन्होंने तय कर लिया कि वो फ्रंटियर मेल पकड़कर वापस पंजाब चले जाएंगे। सब छोड़कर जा रहे थे? हाँ, और उन्होंने अपने दोस्त मनोज कुमार को एक खत भी लिखा कि मैं जा रहा हूँ। और यहीं पर वो मशहूर किस्सा आता है जो दोस्ती की मिसाल बन गया। बिल्कुल। हाँ। मनोज कुमार वो खत पढ़कर भागे भागे स्टेशन पहुंचे। उन्होंने धर्म जी को ट्रेन में चढ़ने से रोक लिया। हाँ, और कहा कहीं नहीं जाएगा तू, अगले 2 महीने और रोक, तेरा सारा खर्चा मैं उठाऊंगा। सोचिए, वो भी तो स्ट्रगलर ही थे उस वक्त। यही तो बात है। पर दोस्त के लिए उन्होंने ये कदम उठाया। अगर उस दिन मनोज कुमार उन्हें ना रोकते तो शायद हिंदी सिनेमा को उसका ही मैन ही नहीं मिलता। इन मुश्किलों के बाद जब उन्हें पहली फिल्म मिली, दिल भी तेरा हम भी तेरे, तो कैसा महसूस हुआ होगा? आखिरकार सपना सच हो रहा था। सपना सच हो रहा था, पर शायद वैसा नहीं जैसा उन्होंने सोचा था। एक तो वो सेकंड लीड थे। हाँ। और दूसरी बात, जब उन्होंने खुद को पर्दे पर देखा तो वो इतने निराश हुए कि इंटरवल में ही थिएटर से भाग गए। क्यों? उन्हें लगा कि क्या मैं ये करने के लिए बंबई आया था। यहाँ तक कि क्रेडिट्स में उनका नाम भी धर्मेंद्र की जगह धर्मेंद्र लिखा गया था। तो एक बहुत बड़ी नाउम्मीदी का पल था उनके लिए। तो फिर वो कौन सा मोड़ था जहाँ से सब कुछ बदल गया? हम सब उन्हें ही मैन के नाम से जानते हैं। जाहिर है ये टाइगर उनके एक्शन और उनकी फिजिक की वजह से ही मिला होगा। यही तो सबसे दिलचस्प बात है। सबको यही लगता है, लेकिन सच कुछ और ही है। अच्छा। 1966 में एक फिल्म आई, फूल और पत्थर, जिसने उनकी किस्मत बदल दी। और ही मैन का टैग किसी एक्शन सीन से नहीं बल्कि एक बेहद नर्म और संवेदनशील सीन से मिला। ये तो सच में हैरान करने वाली बात है। बताइए इसके बारे में। सीन में मीना कुमारी बिस्तर पर लेटी हैं और धर्मेंद्र, जो शाका का किरदार निभा रहे हैं, नशे में कमरे में आते हैं। वो उनके पास आते हैं, झुकते हैं और दर्शक सोचते हैं कि अब वो कोई जबरदस्ती करेंगे, लेकिन वो बड़े प्यार से, बड़ी शफकत से उन पर कंबल डाल देते हैं। बस इतना ही? बस इतना ही। इस एक सीन ने हिंदुस्तान में मर्दानगी की परिभाषा बदल दी।
ये वो मर्द था जो बाहर से फौलादी था पर अंदर से औरतों का रखवाला था, उनका सम्मान करता था। कमाल है। हिंदुस्तान के पहले ही मैन का टैग मुक्केबाजी से नहीं बल्कि एक औरत पर शफकत से कंबल डालने से मिला। और कमाल की बात यह है कि जिस साल वो रफ एंड टफ ही मैन बने, उसी साल ऋषिकेश मुखर्जी की अनुपमा में एक बेहद शर्मीले और संवेदनशील लेखक का किरदार भी निभाया। एक ही साल में इतना बड़ा फर्क। यही तो उनकी रेंज थी, एक तरफ फूल और पत्थर का शाका, दूसरी तरफ अनुपमा का अशोक। उन्होंने साबित कर दिया था कि वो सिर्फ मसल्स नहीं है, उनके अंदर एक बहुत गहरा कलाकार भी छिपा है। लेकिन शायद उनकी वो ही मैन की छवि इतनी बड़ी हो गई कि लोग उनके अंदर के उस एक्टर को अक्सर नजरअंदाज कर देते थे। बिल्कुल। पर्दे पर ये जो मजबूत लेकिन नर्म दिल इंसान दिखता था, क्या असल जिंदगी में भी धर्मजी ऐसे ही थे? बिल्कुल। उनकी दरिया दिली के किस्से तो पूरी इंडस्ट्री में मशहूर है। महेश भट्ट एक वाकया सुनाते हैं। वो दो चोर फिल्म में असिस्टेंट डायरेक्टर थे। उनकी गलती से धर्मेंद्र का कॉस्ट्यूम होटल में ही छूट गया, लाखों का नुकसान हो सकता था। ओहो, उनका दिल और भी कई मामलों में बहुत बड़ा था, खासकर जब 1970s में उनकी मुलाकात हेमा मालिनी जी से हुई। हाँ, उनकी प्रेम कहानी भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं थी। शोले की शूटिंग का वो किस्सा तो मशहूर है ही, लाइट बॉयज वाला। हाँ वही, जब वो हेमा जी के साथ एक रोमांटिक सीन कर रहे थे तो जानबूझकर गलतियां करते और फिर लाइट बॉयज को पैसे देते ताकि सीन बार बार रीटेक हो और उन्हें हेमा जी का हाथ पकड़कर खड़े रहने का और मौका मिल जाए। बिल्कुल। कहते हैं उस एक सीन के लिए उन्होंने 2000 रुपए खर्च कर दिए थे। उस जमाने में 2000 रुपए? हाँ सोचिए, आज के हिसाब से तो शायद पूरी फिल्म का लाइटिंग बजट हो जाता। लेकिन ये मोहब्बत आसान नहीं थी। वो पहले से शादीशुदा थे, उनके बच्चे थे। ये उनकी जिंदगी का एक बहुत ही मुश्किल और भावनात्मक दौर रहा होगा। यकीनन ये उनकी जिंदगी का सबसे नाजुक दौर था। वो अपनी पहली पत्नी प्रकाश कौर और बच्चों से बेहद प्यार करते थे और हेमा जी से भी उन्हें मोहब्बत हो गई थी। इस कश्मकश का असर उनकी सेहत पर भी पड़ा होगा। बहुत पड़ा। 1980 में उन्होंने हेमा जी से शादी की, लेकिन उन्होंने हमेशा दोनों परिवारों को पूरी इज्जत और प्यार के साथ संभाला। ये एक बहुत ही मुश्किल संतुलन था जिसे उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी निभाया। इतनी कामयाबी, लोगों का बेशुमार प्यार, लेकिन जीवनी पढ़कर ऐसा लगता है कि उनके दिल में हमेशा एक कसक रही, एक चीज जिसका मलाल उन्हें जिंदगी भर रहा। हाँ, और वो कसक थी अवार्ड्स की। उन्हें कभी बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड नहीं मिला। कभी नहीं, कभी नहीं। उन्होंने खुद एक बार मंच पर कहा था, मैं अवार्ड के लिए हर साल नया सूट सिलवाता था, लेकिन वो कभी मिला ही नहीं। सत्यकाम जैसी फिल्म के लिए भी नहीं। सत्यकाम, जिसे ऋषिकेश मुखर्जी और वो खुद अपनी जिंदगी की सर्वश्रेष्ठ फिल्म मानते थे, उसके लिए भी उन्हें नॉमिनेट तक नहीं किया गया। सत्यकाम का जिक्र आते ही एक अजीब सी टीस उठती है। एक ऐसा आदर्शवादी इंसान जो कभी झूठ नहीं बोलता, उस परफॉर्मेंस के लिए अवार्ड ना मिलना, ये बात हमेशा कही जाती है कि ये इंडस्ट्री की नाकामी थी। ये एक बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, चुपके चुपके में उनकी कॉमिक टाइमिंग देखिए, गुलामी का वो इंटेंस किरदार या मेरा गांव मेरा देश, उन्होंने हर जॉनरे में खुद को साबित किया। तो फिर क्या हुआ? शायद उनकी ही मैन वाली छवि इतनी मजबूत थी कि अवार्ड ज्यूरी उन्हें उस चश्मे से बाहर देख ही नहीं पाई। हो सकता है कि लगातार एक्शन और मसाला फिल्में करने की वजह से क्रिटिक्स ने उन्हें उतनी गंभीरता से नहीं लिया जिसके वो हकदार थे। उन्हें हमेशा पीपल्स एक्टर माना गया, क्रिटिक्स एक्टर नहीं। बिल्कुल सही। फिर 80 और 90 के दशक में उनके करियर में एक मुश्किल दौर भी आया। उन्होंने कुछ ऐसी फिल्में की जो उनके कद के मुताबिक नहीं थी। इसके पीछे क्या वजह थी? देखिए, ये सिर्फ पैसों की बात नहीं थी। ये वो दौर था जब हिंदी सिनेमा बदल रहा था। अमिताभ बच्चन का सूरज ढल रहा था और नए चॉकलेट बॉय हीरोज आ रहे थे, और धर्मेंद्र जैसे स्थापित सितारे अपनी जगह तलाश रहे थे। हाँ, उस दौर में उन्होंने अपने बड़े परिवार को सपोर्ट करने और एक स्टूडियो बनाने के सपने को पूरा करने के लिए बहुत सारी फिल्में साइन की, जिनमें से कई अच्छी नहीं थी। ये उनके करियर का सबसे मुश्किल दौर था। लेकिन फिर उन्होंने एक जबरदस्त वापसी की। बिल्कुल, और ये वापसी उनके बेटों सनी और बॉबी की वजह से हुई। उन्होंने तय किया कि पापा अब ऐसी वैसी फिल्में नहीं करेंगे। अच्छा। 2007 उनके लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ। अपने फिल्म में वो पहली बार अपने दोनों बेटों के साथ पर्दे पर आए। कहते हैं जब डायरेक्टर अनिल शर्मा उन्हें स्क्रिप्ट सुना रहे थे तो वो इतने भावुक हो गए थे कि बार बार वॉशरूम जाने के बहाने रोने जाते थे। और उसी साल लाइफ इन मेट्रो भी आई थी। हाँ, उसमें उन्होंने एक ऐसा नाजुक किरदार निभाया जिसने सबका दिल जीत लिया। उन्होंने साबित कर दिया कि एक्टर अभी जिंदा है। और ये सिलसिला रुका नहीं। हाल ही में 87 साल की उम्र में
रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में उन्होंने जो किरदार निभाया उसने फिर से साबित कर दिया कि उम्र उनके लिए सिर्फ एक नंबर है। वो सीन आज भी लोगों को याद है। ये उनकी जिंदगी का फलसफा है। वो हमेशा दिल से जीते हैं। आज वो बंबई के शोर से दूर अपने लोनावाला के फार्म हाउस पर वक्त बिताते हैं। हाँ, खेती करते हैं, अपनी गायों की देखभाल करते हैं, शायरी लिखते हैं। वो वापस वही मिट्टी के बेटे बन गए हैं जो वो हमेशा से थे। पंजाब के गांव का वो लड़का जो एक फिल्म देखकर हीरो बनने चला था, वो ही मैन बना, लवर बॉय बना, कॉमेडी किंग बना और आखिर में फिर से एक किसान बन गया। उनका सफर वाकई कमाल का है। धर्मपा जी, आप हमारे दिलों में हमेशा ही मैन ही रहेंगे। उनकी कहानी हमें सिनेमा में सफलता की परिभाषा पर दोबारा सोचने को मजबूर करती है। क्या सफलता अवार्ड से मापी जाती है या दर्शकों के उस बेशुमार प्यार से जो उन्हें पिछले 60 सालों से लगातार मिलता रहा है? शायद इसका जवाब उनकी अपनी ही शायरी की एक लाइन में छिपा है। हम इंडस्ट्री में हैं पर इंडस्ट्री के नहीं हैं, और शायद यही बात उन्हें सबसे अलग, सबसे खास बस धर्मेंद्र बनाती है।